हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग जो है एक नया स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, एक नई ब्रांच की तरफ, और वो ब्रांच है आपका एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लोग एटम्स के बारे में बेसिकली डील करेंगे और सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जो है आगे इसके जो है स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड है। क्लियर है? तो सभी लोग बुक और पेन निकाल लें और जो जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स लगेंगे उसको अपने नोटबुक में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, माइक वगैरह सब ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रन कर रही है। तो अब हम लोग बेसिकली जो है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, और ये हमारा एक नए तरीके का ब्रांच है जिसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं कि हमारा एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे हमारे पहले साइंटिस्ट आए थे, फिजिशियन जो थे वो हमारे थे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ध्यान समझिए ये क्या कहता है कि जितने भी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के जो एटम हैं, क्या इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं, जैसे ये मान लीजिए एटम्स हैं, तो जे थॉमसन इनका फुल नेम था। तो जो पहला एटॉमिक मॉडल था आपका 1898 में आपको जे थॉमसन के द्वारा, जो हमारे एक इंग्लिश फिजिशियंस थे, उन्होंने कहा कि जो भी एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम्स हैं वो अपने पूरे वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ये जो एटॉमिक मॉडल था जे थॉमसन का, इसने हमें ये बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो था ये प्रपोज किया गया, प्रपोज्ड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन इन 1898 में जे थॉमसन हमारे एक फिजिशियन आए और उन्होंने कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स हैं वो कंटेन करते हैं नेगेटिवली चार्ज। दूसरा उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, according to जे थॉमसन, द होल एटम, क्या लिखते हैं ऐसे, होल एटम नहीं, द एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। और जे थॉमसन ने ये भी बताया हमें कि ये एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो निगेटिवली चार्ज कंटेन करता है, तो निगेटिवली चार्ज कंटेन करता है तो कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे इसमें,
जो इस निगेटिव को कैंसिल कर देते होंगे तो हमारा पूरा एटम क्या बन जाता होगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे तीसरा चीज क्या है, एटम कंटेन्स सम पॉजिटिवली चार्ज्ड टू atom contains some positively charged to cancel out the negative charge, and atom becomes neutral। ये इन्होंने बताया, इन्होंने कहा 1898 में जब ये जे टॉमसन हमारे आए फिजिशियन, इंग्लिश फिजिशियन, तो उन्होंने कहा कि ये एटम जो है अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है वो न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है? और उन्होंने ये भी बताया कि एटम जो होता है वो कंटेन करता है निगेटिवली चार्ज, कुछ निगेटिवली चार्ज हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जिसकी वजह से हमारा एटम बन जाएगा न्यूट्रल। क्लियर है बात? इतना नोट कर लीजिए, कॉपी में अपने मेंशन करिए, जल्दी से मेंशन करिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब ये टॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। टॉमसन एटॉमिक मॉडल कहता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है ये इस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। ठीक है, जरा ध्यान सुनिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज एटम से यानी पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन निगेटिवली चार्ज है, जैसे आप वाटरमेलन में सीड्स देखें इम्बेडेड होते हैं, कहीं कहीं क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज इम्बेडेड होते हैं। तो पूरे वॉल्यूम में आपका पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और निगेटिवली चार्ज जो है जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उसी की तरह आपके क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, इसको इरेज करते हैं और लिखेंगे एक लाइन, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिखेंगे क्या नोट में, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द पॉजिटिवली चार्ज is uniformly distributed throughout the volume, and इन्होंने कहा कि जो एटम्स होता है पॉजिटिव चार्ज उस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, एंड इलेक्ट्रॉन्स embedded in it like seeds in watermelon, जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होता है उसी तरीके से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पूरे वॉल्यूम में आपके पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू टॉमसन एटॉमिक मॉडल। और ये एटॉमिक मॉडल जे टॉमसन के द्वारा इन्होंने ये कहा कि एटम न्यूट्रल होता है। ध्यान सुनिएगा, किसने कहा कि एटम न्यूट्रल होता है? तो एटॉमिक मॉडल को जो जे टॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, टॉमसन एटॉमिक मॉडल ने हमें ये समझाया कि एटम हमारा न्यूट्रल होता है।
क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा तो आपका एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है बात? ये वाली लाइन को अपनी कॉपी में नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, तब आगे चल रहे हैं। चलिए आगे देखिए। तो इस मॉडल ने हमें ये पूरे समझाने में तत्पर रहा, लेकिन अभी यहाँ यही नहीं हुआ। इन्हीं के स्टूडेंट आए, जे टॉमसन के स्टूडेंट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड उनको बोलेंगे। उन्होंने क्या बताया थ्योरी में, तो इसको जो है जे टॉमसन एटॉमिक मॉडल को हटाते हैं और अब आते हैं हमारे अगले, इन्हीं के स्टूडेंट थे वो रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड उनका नाम था, रदरफोर्ड। ये हमारा खूबसूरत सी शाम, सुबह का शाम, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, यही कहते हैं आप लोग? नहीं, ये हमारी खूबसूरत सी चलती हुई सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। ये हमारा खूबसूरत सा जर्नी है, पल है, इसको एंजॉय करके जिए और कभी भी ज़िंदगी में घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? तकलीफ़ें आती हैं उसको इत्मीनान से सहन करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी दर्द उसी को देता है जिसको सहने की क्षमता हो, ठीक है? तो घबराइए नहीं, सब आपको समझ में एकदम फील करिए फिजिक्स को। एक्चुअल में फिजिक्स है क्या, जब तक आप फील नहीं करेंगे आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ये जो थे स्टूडेंट थे किसके, जे टॉमसन के, स्टूडेंट ऑफ जे टॉमसन। देखिए स्टूडेंट हैं जे टॉमसन के, और ये इन्होंने 1911 में रदरफोर्ड ने कहा कि इन्होंने एक वैक्यूम सेटअप किया, इन्होंने एक वैक्यूम सेटअप किया। वैक्यूम, ये जितना भी एक्सपेरिमेंट किए रदरफोर्ड ने, ये वैक्यूम में है। किसमें है? वैक्यूम में, ठीक है? इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक वुड लिया और यहाँ से उन्होंने होल कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे उन्होंने रखा रेडियो एक्टिव सोर्स। ये है रेडियो एक्टिव सोर्स, उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सोर्स, और इसमें उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मथ, BI बिस्मथ उन्होंने लिया, ठीक है? और बिस्मथ जो है यहाँ से अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए। क्या रिलीज हुए? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे इन्होंने लीड्स रखा, लीड्स ब्रिक, इस तरीके से इन्होंने लीड ब्रिक्स लिया। ये है हमारे लीड्स ब्रिक्स। क्या बोलेंगे इनको? लीड्स ब्रिक है। ये लीड ब्रिक्स क्या करते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जाएंगे इस तरीके से, तो लीड्स क्या करता है, लीड्स ब्रिक्स ये उन अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब यहाँ से बाहर नहीं जाने देता है और यहाँ से इधर नहीं। इतने में ही अल्फा पार्टिकल क्या होंगे आपके, जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो अल्फा पार्टिकल आएगा, लीड्स मतलब ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव होता है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा अल्फा पार्टिकल्स को,
और इन्होंने आपको क्या देखा कि इस तरीके से उन्होंने स्क्रीन लिया जिसको बोलेंगे जिंक स्क्रीन। ये है आपका Zn जिंक स्क्रीन। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे जिंक स्क्रीन है और इसी में एक उन्होंने पतला सा गोल्ड फॉयल लगाया। ये है पतली सी थीन गोल्ड फॉयल, इसको बोलेंगे। ये है हमारा थीन गोल्ड फॉयल, थीन गोल्ड फॉयल। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आपके आते गए। कुछ अल्फा पार्टिकल आपके इस तरीके से टकराए, कुछ इस तरीके से टकराए, कुछ बैक चले आए, कुछ सीधा निकल गए, मतलब कुछ स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे डिटेक्टर लगा रखा था इस तरीके से, डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करता था कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से आए और यहाँ से टकराए हैं। देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करता है कि जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे कहीं लिखे, चलिए ठीक है समझाते हैं फिर लिखवा देते हैं। उन्होंने कहा कि जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब जब ढेर सारे अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मथ से जब ढेर सारे अल्फा पार्टिकल को निकाला गया और एक गोल्ड फॉयल लिया गया, पतली से एकदम पतली, बहुत थी, बहुत पतली, ताकि उसको होल करके ये अल्फा पार्टिकल क्या हो सके, निकल जाए। तो बहुत पतली से यहाँ पे गोल्ड फॉयल, थीन गोल्ड फॉयल लिया गया, तो ये अल्फा पार्टिकल निकले। लेकिन किस तरीके से निकले, कुछ सीधे निकल गए, कुछ जो है डेविएट हो गए और कुछ जो है बाउंस बैक करके चले आए। मतलब 0.14%, 0.14 एनसीईआरटी में लिखा है ये सब चीज़ें कि 0.14% अल्फा पार्टिकल जो थे आपके, वो जो है आपके क्या हो गए, डेविएट हो गए और ये बाउंस बैक आ गए। डेविएट हुए कहाँ चले आए, बाउंस बैक आ गए। और इसमें से इन्होंने ये भी बताया कि 1 डिग्री और 90 डिग्री पे भी कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, कुछ स्ट्रेट निकल गए, ठीक है, और कुछ आपके डेविएट हो गए और कुछ आपके बाउंस बैक आ गए। तो 1 डिग्री पे भी देखा गया, 90 डिग्री पे भी कुछ अल्फा पार्टिकल हुए, कुछ 180 डिग्री पे भी अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर दिए। तो ये सब थी रदरफोर्ड के आपके एक्सपेरिमेंट के सेटअप में। फिगर बनाइए फिर आगे बताते हैं, जल्दी से फिगर बनाइए, फिगर जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 0.14% जो है इस एनसीईआरटी की लाइन में बताया कि 1 डिग्री से अधिक डेविएट करने वाले आपके 0.414% हैं और 90 डिग्री पे भी आप ये कुछ डेविएट करने वाले पार्टिकल्स हैं। इसको नोट करिए, बता रहे हैं, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए इसको। खूबसूरत सा चलता हुआ ये लेक्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन बात जस्ट सुनिएगा, इसमें से 0.14% ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 1 डिग्री से अधिक पे डेविएट हो गए। ये सब एनसीईआरटी लाइन की स्टेटमेंट है। और 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक ऐसा पार्टिकल है आपका जो 90 डिग्री पे डेविएट हो गए। ये एग्जाम्पल ले लिया कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स हैं तो उसमें से एक ऐसा पार्टिकल होगा जो इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ये बाउंस बैक कर जाएगा और 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से अधिक पे डेविएट हो जाएंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या क्या एक कंक्लूजन था, इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं।
और ये आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते इसको। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। डिटेक्टर में क्या लेंगे? माइक्रोस्कोप। आप नेक्ड आई से देखने का प्रयास मत करिएगा, नेकेड आई से नहीं देखेगा, ठीक है। बहुत दिन हुए देखे हुए तुझे। अरे किसको देख रहे हैं? किसी को नहीं? बहुत दिन देखे हुए हो गया इस खूबसूरत से चलते हुए पल को, क्योंकि हम आपसे बहुत ज़्यादा दिन बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो सॉन्ग आता रहता है, ज़िंदगी में खुल जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए ज़िंदगी में, एंजॉय करिए इस पल को, क्योंकि ये लाइफ बहुत, मतलब क्या कहें इसको, लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल में अगर हंस के जीने जाए तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है। चलिए तो खैर छोड़िए उस बात को, आइए हम देखते हैं रदरफोर्ड जो थे स्टूडेंट ऑफ, इन्होंने क्या कहा? When beam of alpha particle incident on thin gold foil then some alpha particle deviated by an angle and some alpha particle moves straight and some alpha particle bounce back। ठीक है, ये कंक्लूजन था कि जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल किसी थीन गोल्ड फॉयल पे इंसिडेंट होगी तो कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पे डेविएट हो जाएंगे, कुछ स्ट्रेट चले जाएंगे और कुछ बाउंस बैक आ जाएंगे। दूसरा चीज़ क्या है? 0.14% अल्फा पार्टिकल deviated more than 1 degree and 1 in 8,000 alpha particle and 1 in 8,000 alpha particle deviated at an angle 90 डिग्री। ठीक है, 8,000 अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? 90 डिग्री पे डेविएट हो गए, कुछ 1 डिग्री पे डेविएट हो गए। ये था रदरफोर्ड का जो है सेटअप, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? देखिए कैसे, तो इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, इसको छोड़िए, पहले बात बताते हैं आपको, इसको पहले इतना नोट करिए, ठीक है, इतना नोट करिए पहले, जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो मोर देन 180 डिग्री या डेविएट एट एन एंगल 90 डिग्री, या फिर इसको भी कह सकते हैं मोर देन 90 डिग्री। खैर छोड़िए, उससे मतलब नहीं है कि इन्होंने कहा कि 1 डिग्री से अधिक डेविएट करने वाले अल्फा पार्टिकल जो है 0.14% थे,
और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री पे क्या होगा, डेविएट होगा। क्लियर है ये चीज़? इसको इरेज करते हैं और एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ से हमें इराइज मिला और ये चौंकाने वाला था जो रदरफोर्ड ने रिसर्च किया और हमारे जी.जी. थॉमसन की थ्योरी को क्या किया, कुछ उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्डअप की। कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ भी है अंदर। जरा देखिए क्यों ये अल्फा पार्टिकल कुछ डिविएट हो रहे हैं, कुछ रिबाउंड बैक हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि कोई भी एटम है, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि कोई भी अगर एटम है, जैसे ये मान लीजिए हमारा एटम है, तो रदरफोर्ड साहब ने कहा, रदरफोर्ड साहब कहते सर हो सकते हैं, हमारे जो जी.जी. थॉमसन सर आए थे उन्होंने कहा था कि निगेटिवली चार्ज है, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, और उसके पूरे वॉल्यूम में हमारा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उस वाले एक्सपेरिमेंट को प्लम पडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रदरफोर्ड जी ने कहा कि आखिर क्यों ये कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंड बैक हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो इन्होंने कहा कि एटम्स के अंदर ऐसा कोई चीज़ है जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन चले जा रहे हैं, कुछ 90 डिग्री पे, कुछ उससे अधिक डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने चौंकाने वाले एक रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि एटम्स के अंदर बीच में एक टर्म है छोटे से वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड, जिसको इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस। क्या बताया इन्होंने, न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल आपके क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेट चले जा रहे हैं, कुछ 90 डिग्री पे डेविएट। आखिर एटम्स के अंदर ऐसा क्या चीज़ है। जब रदरफोर्ड सर ने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया तो उन्होंने देखा और उस टर्म को उन्होंने नाम दे रखा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इन्होंने कहा कि एटम के अंदर छोटे से वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड एक चीज़ है जिसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे उन्होंने चार्ज बताया कि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze। न्यूक्लियस पे कितना चाहिए, बाद में रिसर्च हुआ कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze है। खैर इससे कोई मतलब नहीं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे हम लोग टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस क्या है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए, यहीं से लेते हैं, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल गए और कुछ टकराए और कुछ क्या हो गए, रीबाउंड बैक हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल आए, टकराए और 90 डिग्री पे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है इस तरीके से डेविएट हुए। कुछ जो है आपके ऐसे डेविएट हो गए। कुछ जो है आपके सीधे चले गए। देखिए क्या चीज़ है, कहने को तो है अच्छी चीज़ें हैं, क्या है, जरा इत्मीनान से समझिए कि इस चीज़ को। ये टारगेट न्यूक्लियस है,
यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया और इसके साथ टकराया न्यूक्लियस के साथ और फिर से रिबाउंड बैक हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल आए जो 90 डिग्री पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ उससे अधिक डिफ्लेक्ट हुए, कुछ सीधे निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने कहा, रदरफोर्ड सर ने, कि एटम्स के अंदर एक छोटा सा चीज़ है, छोटा सा स्पेस में ऑक्युपाई किया गया है, द स्पेस ऑक्युपाइड इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। क्या लिखते हैं यहाँ पे, द स्पेस ऑक्युपाइड, द स्पेस ऑक्युपाइड, क्या लिखा, द स्मॉल वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड इन स्मॉल वॉल्यूम the space occupied in small volume of atom is termed as nucleus। कहा कि छोटे से वॉल्यूम में स्पेस ऑक्युपाई हुआ है एटम का, वो किसके द्वारा हुआ है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और वो कितना होता है, Ze। जेड होता है एटॉमिक नंबर, ई है आपका इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिटिवली चार्ज Ze। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आगे इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल जब सीधे इससे टकराए तो ये रिबाउंड होके आ गए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर देखा जाए तो चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल पे वो 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के 2 गुना होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये अल्फा पार्टिकल गया फिर वापस आया, मतलब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव का नेचर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी अल्फा पार्टिकल ऐसे टकराने के बाद ऊपर की तरफ चले गए, ये भी अल्फा पार्टिकल को सीधे चले गए। तो इन्होंने 3 चीज़ देखा कि एक अल्फा पार्टिकल टकराया और फिर रिबाउंड होकर बैक चला आया, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए और कुछ 90 डिग्री पे डेविएट हुए। ऐसा क्यों? तो इसने यहाँ पे जो न्यूक्लियस आपको रखा गया है, इस न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। स्मॉल वॉल्यूम में एटम के छोटे से स्मॉल वॉल्यूम में आपका क्या है, न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से आपको ये फिनोमिना देखने को मिला। ऐसा तो हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये कहा, जे टॉमसन साहब ने ये कहा कि कोई भी एटम है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, एटम न्यूट्रल होता है, तो कुछ ना कुछ पूरे एटम से पॉजिटिव चार्ज होगा जो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा और एटम को न्यूट्रल। इन्होंने इतना कह के चले गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन जब रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने चौंकाने वाली चीज़ बताया, जो हमारे लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है, और वो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर है? ओके, तो इतना फिगर बनाइए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नोट करिए जल्दी से। हो गया? चलिए इसको इरेज करते हैं और एक टर्म समझते हैं जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। मिटाएं इसको। तो
अगला पॉइंट है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। लिख डालिए कॉपी में छोटा सा नोट, इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। चलो ध्यान से समझिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ऐसे बनाया मैंने, और ये इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है, ठीक है। और चलो ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा ध्यान से। ऐसे है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पे हमारा ये इनिशियल वेक्टर है, क्या है, इनिशियल वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये इनिशियल वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का, और ये है आपका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इसके बीच का जो सेपरेशन है, मतलब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेंगे बी से। इसका मतलब है द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये पहला इनिशियल वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का। इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेक्टर of alpha particle and the center of atom, ये दिखाई दे रही चीजें, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नो। तो हमने क्या कहा कि इनिशियल वेक्टर और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। आई बात समझ में, ठीक है। यहां से जरा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू this model, the total mass is concentrated in the small volume, of atom is called nucleus, and the electron
revolve around the nucleus just like planets revolve around the sun। इतना नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको। नीचे दिख रहा है कि हाँ, अब दिखा, प्लानिट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हाँ दिख रहा है, हाँ, प्लानिट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नीचे छूट रहा है ना, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लानिट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मेंशन कर लीजिएगा उसको, प्लानिट रिवॉल्व अराउंड द सन। ऊपर की चीज़ें दिखनी चाहिए। ओके, रिवॉल्व अराउंड के बाद द सन है, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, रिवॉल्व अराउंड द सन। मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस मॉडल के अनुसार जो पूरा का पूरा मास है वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड है, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। एटम के छोटे से वॉल्यूम, छोटे से हिस्से में आपका क्या है, आपका मास कंसेंट्रेटेड है, जिसको बोलेंगे एटम्स। और इस एटम, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से सन के चारों तरफ से प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चले जल्दी बोलिए, फटाक से बोलिए, एकदम जल्दी बोलिए। अब देखिए मिटाए, अब इसमें नोट पॉइंट करने वाली क्या चीज़ है। नोट क्या करने वाली चीज़ है इसमें, अब जरा देखिए, ध्यान समझिएगा। यहां पे हम लोग देखते हैं ट्राजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, हेडिंग लगा दीजिएगा, ट्राजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ट्राजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान से समझिएगा, ये जरा देखिए, ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, आपका इनिशियल वेक्टर अगर यहाँ पे है तो इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा। मतलब न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जब इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आ रहा है जब अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है। मतलब कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता जाएगा, और जब इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा जो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। यहाँ जरा देखिए, यहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है आपका, यहाँ पे कुछ और एंगल है, यहाँ पे कुछ और एंगल है, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है।
कहना हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे आपका इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, और जब इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो स्कैटरिंग एंगल घटेगा। ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए, कहाँ नजर है, ध्यान सुनिए। जैसे जैसे आप पैरामीटर बढ़ाएंगे इम्पैक्ट पैरामीटर, वैसे वैसे स्कैटरिंग एंगल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि ऑन मूव अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस then impact parameter increases and scattering angle decreases, जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, और उस इम्पैक्ट पैरामीटर के बढ़ने की वजह से थीटा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये दिख रहा है आपको वीडियो क्वालिटी। चलिए वीडियो क्वालिटी सही है, ओके। आगे देखते हैं। और ऑन मूव क्लोज टू द न्यूक्लियस impact parameter decreases इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। और जब इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेज देन स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेज। क्यों स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका सीधे जाएगा और फिर रिबाउंड होकर बैक आएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो जैसे जैसे दूर जा रहे थे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया था पूरा, और यहाँ पे अपोजिट है एंगल, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये है आपका बेस्ट, कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो स्कैटरिंग एंगल घटेगी, न्यूक्लियस के क्लोज में आएंगे इम्पैक्ट पैरामीटर घटेगा तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगी। नोट कर लीजिए दो चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे। तीसरा चीज़ क्या यहाँ पे नोट करेंगे कि थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री है तो अल्फा पार्टिकल आपका अनडेविएटेड है, अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड। मतलब कि फॉर लार्ज पैरामीटर के लिए, अगर लार्ज पैरामीटर बहुत बड़ा है आपका तो अल्फा पार्टिकल आपका अनडेविएट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड, ये डेविएट नहीं करेगा। आया बात समझ में? तो लार्ज पैरामीटर के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर अगर बहुत बड़ा है आपका, लार्ज है, तो वहाँ उस जगह पे आपको कोई डेविएट, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे पास में स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा है, 180 फिर 90 से ज़्यादा, फिर 90 हुआ, फिर कम होता गया, फिर 0 डिग्री हो गया। मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर के बढ़ाने से आपकी स्कैटरिंग एंगल घट रही है, और इम्पैक्ट पैरामीटर को कम करने से आपकी स्कैटरिंग एंगल बढ़ रही है। यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ को बताया है कि कुछ सीधे निकल जा रहे, मतलब कि एटम में कुछ न कुछ खाली है। रदरफोर्ड सर ने हमें ये भी बताया कि कुछ एटम्स क्यों कम ही जगह से डेविएट होकर आ जा रहे हैं और कुछ सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब ठीक है। तो इसका डिस्कस हम अगले लेक्चर में करेंगे।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।